हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, ये क्या है, घटनासार है। ये मेरे पास है घटनासार जो करंट अफेयर की है, अर्धवार्षिक है। यानी कि अगस्त से लेकर के पूरे दिसंबर तक के आपके करंट अफेयर हैं। चाहे आप घटनासार पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, डिकोट एग्ज़ाम पढ़ो, आय दृष्टि पढ़ो, करंट मोस्टली सेम ही है। ठीक है, बस खबरें क्या है कि कोई पहले होगी तो कोई तीसरे नंबर पे, कोई चौथे नंबर पे। ऐसा नहीं है कि आय दृष्टि पढ़ेंगे तो उसमें कोई और करंट होगा। और मेरे पास दृष्टि की मंथली मैगजीन है ही। मैंने आपको 2 वीडियो से करंट से रिलेटेड दिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए। ठीक है, बट इसमें क्या है कि इसमें फैक्ट के लेवल पे छोटी छोटी वो घटनाएं भी हैं जो पीसीएस और आरओ में पूछी जाती हैं। क्योंकि जो दृष्टि की मैगजीन आ रही वो यूपीएससी लेवल की आ रही है, तो कुछ फैक्ट में भी कि उसमें मिस हो जाए। क्योंकि यूपीएससी में बहुत फैक्ट नहीं पूछते हैं और आरओ में प्लस पीसीएस में फैक्ट पूछ लेते हैं, बहुत डीपली फैक्ट पूछ लेते हैं कई बार। तो देखते हैं। देखिए, मैं करंट में इसलिए इतना जोर दे रही हूँ कि अभी मैं डेली रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी हाल में 2-3 दिनों बाद गला सही हुआ है। गले में स्वेलिंग आ गई थी, तो वैसे भी बहुत लेट हो गया, मेरी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे करंट में अगर 10 क्वेश्चन करंट के आ रहे तो 6 मेरे भी 6 सही हो रहे, 5 या 4 या 3 ऐसे करके, मतलब 5 अमूमन तो गलत ही हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि करंट पढ़ा नहीं है, करंट पढ़ा है, पर करंट में क्या होता है जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करते हो तो जब क्वेश्चन आता है आंखों के सामने तो आपको ये तो याद आ जाता कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं इसको सुना है, पढ़ा, बट एग्जैक्ट वहाँ पर ऑप्शन नहीं आते हैं समझ में। तो करंट को जरूर मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। जितना जीएस इंपॉर्टेंट है उसका ज़्यादा ही आपका करंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस तो कई पोर्शन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो किसी न किसी में आपकी पकड़ होगी। करंट ऐसा है कि 35 to 30 क्वेश्चन डिराइव करते हैं, अगर वो गलत हो गए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, करंट में जब भी कोई चीज़ सबसे बड़ा होता है या पहली बार होता है वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी अपने आप में करंट भी इम्पॉर्टेंट ही रहता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किससे क्वेश्चन फॉर्म करके देते हैं। तो हमने काफ़ी करंट इससे, मतलब मैंने 2 या 3 वीडियो आपका घटनासार से डाले थे, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसे पढ़ भी लिया होगा आई होप। अब हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ है मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लाइन भी कर लिया, अंडरलाइन कर लिया है। तो मैं आपको पूरा बताती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है आप पढ़े ना पढ़े, क्योंकि करंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूजली मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बट क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिल से और बहुत अच्छे से जुड़े हैं मेरे साथ में, तो देखिए मैं आपको रियल अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं कोई ऐसी हवाई में नहीं, मैंने इस बार जैसे कि 150 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से, क्योंकि मेरे यहाँ पर ओएमआर सीट नहीं फिल हो पाती है, मतलब यहाँ प्रिंट कराने की सुविधा नहीं है, तो मैं इस तरीके से रजिस्टर में अपना अच्छे से, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो देखिए मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं, अगर कौन से, मैंने 105 टोटल अटेंड किए थे जिसमें मेरे 72 राइट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में देखिएगा ये करंट के क्वेश्चन दिए गए थे टेस्ट सीरीज में और मेरे बहुत गलत हुए हैं। ठीक है, अगर मैंने 10 क्वेश्चन अटेंड किए हैं तो कम से कम उसमें 5 तो मेरे गलत ही हो गए हैं। तो मैं आपको ये अपना रियल अनुभव बता रही हूँ, रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि करंट को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। मैंने इसके पहले 1-2 अटैम्प्ट तो ऐसे ही दिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक बार दे एग्ज़ाम को अटेंड करके देखते हैं कैसा आता है, कैसा आता है वो तो छोड़ दीजिए, कभी मत सोचिएगा। एग्ज़ाम अपने आप में मजाक नहीं है और उसे उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मेरे करंट के काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि करंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, उसको बिल्कुल भी मत सोचिए कि हो जाएगा, नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसी संडे का एग्ज़ाम है जो संडे अभी गया निकल करके। तो आपको पता ही है कि संडे को मैंने आपको शेयर किया आपके साथ में कि मैं संडे को टेस्ट देती हूँ। तो 105 में 72 सही होने का मतलब समझते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए, और गलत किसके हुए, करंट के ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए। तो इसीलिए करंट को अच्छे से पढ़िए, बहुत डीपली पढ़िए। डीपली का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट पढ़िए, उसके साथ में जीएस को भी रखिए, बट अभी टाइम सिर्फ और सिर्फ करंट का है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो में मुझे ज़्यादा बात करना वैसे ही पसंद नहीं है, तो मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के दामोह में। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत मध्य प्रदेश का दामोह जिला देश के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य का घर बनने जा रहा है, जो वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों में प्रगति का प्रतीक है। ठीक है,
कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने नोरादेई अभ्यारण्य को दमोह जिले के दुर्गावती अभ्यारण्य में विलय करने के प्रस्ताव को नवंबर में मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी। अब यह देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य होगा। 2 फैक्ट आपको यहाँ पर पता चले। क्या क्या? पहली बात तो दामोह जिले में देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बना, ठीक है, ये आपके पास एक फैक्ट आ गया। दूसरा कि ये किस नंबर का, अगर नंबर भी पूछ लेंगे तो आपको पता है ये 54वां नंबर का अभ्यारण्य बन गया, ठीक है। बाकी चीज़ें ये थोड़ा सा है कि कितने वर्ग किलोमीटर में, तो ये इतने हैं वर्ग किलोमीटर फैले विशाल बाघ अभ्यारण्य के रूप में बनाया जाएगा और रिजर्व दमोह जिले के जवेरा क्षेत्र के आसपास केंद्रित होगा और इससे क्षेत्र में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके बाद में देखिए क्या कह रहे हैं। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार सागरा, दमोह एवं नरसिंहपुर जिले में होगा, जो राज्य का 7वां बाघ अभ्यारण्य होगा। ये मध्य प्रदेश का 7वां और देश में 54वां नंबर का बाघ अभ्यारण्य होगा, ठीक है। 3 फैक्ट हो गए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। तमिलनाडु के नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना। कह रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु, अब देखिए ये तमिलनाडु का, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे आपको पता चल जाएगा करंट से। एक फैक्ट ये आपको पता चल गया कि ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। जैसे देश का राजकीय पशु होता है, फिर राज्यों का राजकीय पशु होता है, ठीक है। तो ये अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर यानी कि बकरी की एक प्रजाति है का संरक्षण करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। स्थानीय रूप से वराई आदू के नाम से चर्चित नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। अब देखिए ये लुप्तप्राय भी है। नीलगिरी तहर खड़ी चट्टानों पर चढ़ने, ठीक है, चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात देने के अपने कौशल के लिए जानी जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका संरक्षण कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक कोई ना कोई क्वालिटी है, ठीक है, इसीलिए। और इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य पारिस्थितिकी के प्रति बेहतर समझ विकसित करना तथा नीलगिरी तहर का उसके ऐतिहासिक पर्यावासों में पुनर्वास सुनिश्चित करना है। फिर कह रहे हैं कि नीलगिरी तहर पर मंडरा रहे खतरों का समाधान करने एवं उसके बारे में लोगों को जागरूकता भी इस परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है। और नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है और नीलगिरी तहर का उल्लेख संगम तमिल साहित्य में भी मिलता है। देखिए 3 फैक्ट आपको बताए। एक तो ये पश्चिमी घाट क्या हुआ कि जैसे अपना ये इंडिया का जब मैप आप इधर देखते हो तो जो ये अपना पश्चिमी घाट आता है, वहाँ की एक ये लुप्तप्राय प्रजाति है, ठीक है। दूसरा फैक्ट आपको मिला कि नीलगिरी तहर का उल्लेख संगम तमिल साहित्य में भी मिलता है। आपको जब एंशियंट में आप पढ़ते हो और मिडिवल में, तो वहाँ पे संगम ये जो तमिल साहित्य है, इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो 3 फैक्ट हो गए। पहली बात तो तमिलनाडु सरकार का ये राजकीय पशु है। दूसरा फैक्ट नीलगिरी तहर जो है वो हमारे पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है जिसका संरक्षण किया जा रहा है। तीसरा फैक्ट कि इसका जो उल्लेख है वो तमिल साहित्य में भी मिलता है। क्या करेंगे क्वेश्चन में वो लोग, देखिए वो 4 ऑप्शन दे देंगे और राज्यों के नाम दे देंगे और मिलान करने के लिए दे देंगे। सिंपल है, ज्वाइंट पांडा आपका, और इसके बाद में ये नीलगिरी तहर हो गई, और 2 नाम और दे देंगे तो क्वेश्चन उनका बन गया। उसमें क्या दिक्कत है? 3 फैक्ट है। नॉर्मली बहुत छोटा सा वीडियो में बनाती हूँ, वरना आप 5 घंटे 6 घंटे का खूब कोचिंग में मैराथन चल रहा, आप उसको देख लीजिए। तो मेरा तो उद्देश्य है कि कम समय में आपको चीज़ें मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए अब देखिए, मैंने बोला था कोई भी पहली चीज़ होगी, पहली बार हो रहा होगा, सबसे बड़ा होगा देश में, राज्य में, तो वो करंट में ज़रूर चर्चा का विषय बनता है। अब ये कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का वाराणसी में उद्घाटन, ये वही है मतलब जो करंट में था। और अगर आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 वाराणसी में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद मंदिर या महामंदिर का उद्घाटन किया। किसने किया था? मोदी जी ने, है ना। यह मंदिर एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है जो 3 लाख वर्ग फीट में फैला है। देखिए 2 चीज़ें इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। पहला कि ये एक मेडिटेशन सेंटर है, दूसरी बात मंदिर तो है, मंदिर का उद्घाटन होता है और सबसे बड़ा है तो चर्चा का विषय होता है, लेकिन क्योंकि ये मेडिटेशन सेंटर इसलिए चर्चा का विषय ज़्यादा है। इसके बाद में ये कह रहे हैं तीसरा फैक्ट कि इसमें एक साथ में 20,000 लोग ध्यान लगा सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा होगा, है ना। और मंदिर को कमल के फूल की आकृति में तैयार किया गया है जिसकी दीवारों पर 4000 वेदों के श्लोक अंकित हैं। तो
मंदिर की भव्य नक्काशी की गई और मंदिर की 7 मंजिलें 7 चक्रों को समर्पित है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। अब ये अपने आप में खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत के बाहर और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, कह रहे हैं कि अमेरिका के न्यू जर्सी के रोबिन्स विले टाउनशिप में बने BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया और 183 यानी 183 एकड़ में फैले इस मंदिर की माप है 255 फीट इंटू 345 फीट इंटू 191 फीट और इसमें 14,000 से अधिक मूर्तियों एवं प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। सोचिए कितना अपने आप में मतलब सांस्कृतिक रूप से कितनी भव्य बात है, या भव्य मंदिर हो गया अपना, है ना। तो कह रहे हैं भारत के बाहर बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो 500 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। देखिए ये बात याद रखनी है, इन्होंने कहा है कि भारत के बाहर दुनिया का ये दूसरा बड़ा मंदिर है, ये पहला नहीं है, ठीक है, ये दूसरा है। अब अगर ये न्यू जर्सी का मंदिर दूसरा है तो फिर पहला कौन हो गया? तो पहला है आपका भारत के बाहर बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ये अपने आप ये क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का। तीसरा नई दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर, वो तो सबने देखा ही है, जो 100 एकड़ क्षेत्र में फैला है। देखिए पहला हो गया आपका न्यू जर्सी के रोबिन्स विले टाउनशिप में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। दूसरा है आपका भारत के बाहर बना सबसे बड़ा, सॉरी गलती हो गई, दूसरा मंदिर अमेरिका के टाउनशिप में जो बना है स्वामी नारायण मंदिर। पहला सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर। दोनों फैक्ट बहुत आराम से याद हो गए होंगे, पता हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगली न्यूज़ में, ठीक है। देखिए ये न्यूज़ खुद चर्चा में रही, ये भी अपने आप में क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्म हो सकते हैं अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो, ठीक है। ये सबको पता है कि 17 दिनों के बाद सिलक्यारा सुरंग के अंदर बचाव अभियान पूरा हुआ। तो न्यूज़ क्या थी वैसे तो पता है, पर फिर भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिनों के अथक प्रयासों के बाद सुरंग से 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पहला अगर फैक्ट देखिए, पहला जब अगर वो बनाते हैं फैक्ट तो ये आपसे डेट पूछ लेंगे, ठीक है। मजदूर कितने निकाले गए थे या श्रमिक कितने निकाले गए तो वो तो पता है, लेकिन डेट पूछ लेंगे। दूसरी बात ये पूछेंगे कि जो आपकी एक मशीन थी जिसको मतलब जिसकी मदद से सुरंग को काटा गया, वो उसके बारे में पूछेंगे। तो मजदूरों को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में आगर मशीन से 47 मीटर तक खुदाई की गई थी। भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजने के लिए 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन सुरंग में बिछाई गई थी। ये तो नहीं पूछेंगे बट मशीन पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये पूछ सकते हैं कि इस बचाव अभियान में रैट होल खनिकों या रैट माइनर ने 24 घंटे से भी कम समय में अंतिम 10 मीटर की खुदाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय निभाई जब अमेरिका की आगर ड्रिल मशीन खुदाई के दौरान टूट गई थी। देखिए पहले आपकी अमेरिका की आगर ड्रिल मशीन आई, इससे नहीं निकल पाए थे श्रमिक निकले थे रैट होल माइनर। इसलिए भी चर्चा में रहे क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपकी NGT एक संस्था है, इसने 2014 में मेघालय में रैट होल खनन तकनीक का उपयोग करके कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था और वही मशीन आपकी लाई गई थी श्रमिकों को निकालने के लिए। तो ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जहाँ जिस चीज़ पे पहले प्रतिबंध लगाया गया था उसी चीज़ से मदद भी ली गई। क्वेश्चन फॉर्म करने का तरीका है, अगर वो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कोयला निकालने के लिए रैट होल खनन का उपयोग आमतौर पर 3 से 4 फीट ऊंची सक्रिय सुरंगें खोदने के लिए किया जाता है, जिसमें केवल एक व्यक्ति के उतरने और कोयला निकालने की व्यवस्था होती है। तो ये रैट होल के बारे में हो गया जो मशीन का यूज़ किया गया। एक चीज़ याद रखना कि सिलक्यारा सुरंग में जो 60 मीटर के हिस्से में मलबा गिरने के बाद ये मजदूर फंसे थे, वो 12 नवंबर से सुरंग में फंसे थे और निकले कब थे? तो निकले थे 28 नवंबर को, ठीक है। बस ये जो 2 डेटें हो गई, सिलक्यारा सुरंग हो गई, वहाँ की जगह हो गई आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये सुरंग जो थी वो निर्माणाधीन थी। बाकी जो और बहुत लंबा चौड़ा फैक्ट है वो सब नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रूबेला टीका मोबेला लॉन्च किया गया। जब भी कोई टीका लॉन्च होता है तो उससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आपने देखा कि कोविड-19 में mRNA
mRNA का या आपकी जो जितनी भी ये बनी थी दवाएं और टीके, उनमें से 2-3 बार करके 2-3 एग्ज़ाम में कई कई क्वेश्चन उन्होंने फॉर्म करके पूछे हैं। ठीक है, अब ये पूछने का तरीका उनका है, वो तरीका भी तो नहीं बताएंगे ना हमें। देखिए, अपना एक ध्येय होना चाहिए कि पहले हमारा प्रीलिम्स करंट प्लस जीएस के सहयोग से निकलना चाहिए। बाद में कोई वर्ड अजीब निकल जाते, बाद में जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को आप अपने मेंस में दिखाइएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ज्ञान काम आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन में से कोई अगर निकल आता है तो अच्छा है। हमें पहले प्रीलिम्स निकालना चाहिए, जो हमारी पहली बाधा है। इसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने ज्ञान को अच्छे से सजाएंगे, तो हमारा मेंस भी निकलेगा। अगर अभी हमने करंट को कई बार रिवाइज़ नहीं किया, जीएस को रिवाइज़ नहीं किया, और अगर प्रीलिम्स रुकता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर सारी मेहनत का क्या मतलब। तो पहले आप इतना रिवाइज़ करिए कि प्रीलिम्स ज़रूर निकल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ठीक है, सिर्फ मुझे यही कहना है। तो ये रूबेला हम बात कर रहे थे, रूबेला टीका मोबेला लॉन्च किया गया। इस लाइव एटेन्यूटेड एमआर वैक्सीन को वियतनाम के पॉलीवैक इंस्टीट्यूट के साथ इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने विशेष साझेदारी में विकसित किया है। ठीक है, मोबेला को तमिलनाडु के उद्गम मंडलम ऊटी में आईआईएल डिवीज़न ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी कि एचबीआई के 25वें समारोह के हिस्से के रूप में 25 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इतना ज़रूर याद रखना कि ये किसके सहयोग से किया गया, और अगर राज्य याद रहे कि ये कहाँ पर किया गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टीका है तो इम्पॉर्टेंट है न्यूज। बाकी ये परीक्षण और चीज़ें वो एक अपने आप में है। देखिए, इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि 1998 में आईआईएल का एक प्रभाव ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एचबीआई की स्थापना ऐसे समय में की गई थी जब स्वदेशी टीकों की आवश्यकता सर्वोपरि थी। और आपको पता है कि खसरा और रूबेला अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और रूबेला जो ये न्यूज है या जो ये मतलब बीमारी, इससे अपना यूपीएससी ने क्वेश्चन 2 बार पूछा है। ठीक है, देखिए, कोई भी राष्ट्रपति हो या वहाँ का प्रधानमंत्री अगर भारत की यात्रा करता है तो उससे क्वेश्चन बनता है। कोई भी भारतीय हो या भारत मूल का हो, वो भी यात्रा करता तभी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन। ये अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 8 से 10 अक्टूबर 2023 को भारत की यात्रा की। 8 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात तंजानिया के किसी राष्ट्रपति की यह भारत की यात्रा थी, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं न्यूज़। और आपको पता है, जब कोई भारत की यात्रा करेगा तो जब ये द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, वो काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं जानना है हमें, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको ये जानना है। ये न्यूज कह रहे हैं कि जंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत की प्रशंसा तंजानिया की ओर से की गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जंजीबार में आईआईटी मद्रास अपना एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट या संस्था जो भी कह लो वो खोलेगा। ठीक है, देखिए, या तो ये गए होंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जंजीबार में, जो इम्पोर्टेंट है कि जंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए, यहाँ पे स्थापना कह रहे हैं ना, भारत की प्रशंसा तंजानिया की ओर से की गई। और तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA तथा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया तथा 2028-29 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन के लिए तंजानिया के समर्थन की सराहना भारत की ओर से की गई। तो अपने आप में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जो सामिया सुलू हसन ने यात्रा की, और दूसरा जंजीबार में आईआईटी मद्रास की स्थापना की बात हुई। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वही है। और ये आपका थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट कि भारत तंजानिया संबंधों को और मजबूती प्रदान करते हुए मेहमान राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU ने 10 अक्टूबर को सम्मानित किया, और इसके लिए संस्थान के प्रति गहरी कृतज्ञता मेहमान राष्ट्रपति ने व्यक्त की। JNU द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली वह पहली ही महिला। देखिए, पहली महिला तो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आपको पता है कि कई देशों के जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं वो मोदी जी को दिए जाते हैं, वो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है इसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बना ले, क्योंकि 3 से 4 फैक्ट आपको पता हो गए। पहला क्या कि उन्होंने यात्रा की भारत की, दूसरी बात क्या, जंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना, तीसरा फैक्ट क्या हुआ कि JNU ने डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि से सम्मानित किया, और वो पहली महिला हैं जिनको इन्होंने सम्मानित किया। तो तीनों फैक्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और करंट कहीं और से नहीं आएगा, यहीं से घुमा फिराकर लैंग्वेज को बदल के किसी न किसी तरीके से यहीं से वो 30 से 35 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ याद हो जाएगा, एक दिन में नहीं होता है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी तो कोई बहुत हल्का वाला नहीं है और बहुत भारी वाला भी नहीं, पर ठीक है, एवरेज एग्ज़ाम है, तो तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भारत की पहली वर्टिकल विंड, अब ये भी देखिए भारत की पहली है तो इम्पॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलों में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल SFTS में अपनी पहली वर्टिकल ऊर्ध्वाधर विंड टनल स्थापित की है। और भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 25 अक्टूबर 2023 को वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एकदम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो कह रहे हैं कि देखिए शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अभी देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर में इंटेंजिबल और टेंजिबल हेरिटेज कुछ भी अगर शामिल होता, तो आपने देखा था ना गुजरात में धौलावीरा और अपने यहाँ पर संत कबीर नगर का जब शामिल हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन PCS ने पूछा था, ठीक है, और UPSC में घुमाकर पूछा गया था। तो वही यहाँ पर है कि पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन, जहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, तथा कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जिनमें बेल्लूर, हेलेबीड तथा सोमनाथपुर के पवित्र मंदिर शामिल है, को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का क्या पूरा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि बहुत सारे लोगों को आता होगा, बट मैं फिर भी जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है उसके लिए मैं बता देती हूँ। तो उसकी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें सितंबर 2023 में शामिल किया गया। अब करंट आप ये मत सोचना कि सितंबर का नहीं आएगा, 6 महीने का तो बिल्कुल आएगा। आगे वो कहाँ पूछ सकते हैं, 1 साल का पूछते हैं, 1 से 1.5 साल का, बट 6 महीने का ना ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सितंबर का नहीं पूछेंगे, आराम से आएंगे क्वेश्चन। तो वही कह रहा है कि विश्व धरोहर सूची में इन्हें शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सऊदी अरब के रियाद में 10 से 25 सितंबर 2023 को संपन्न 45वीं सत्र की बैठक में लिया गया। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या पता चला, पहली बात तो शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, ये तो आपको पता ही चला। दूसरी बात क्या पता चली कि जो यूनेस्को की ये बैठक संपन्न हुई, ये 45वीं थी, और ये आपकी कहाँ संपन्न हुई, तो अरब के रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में संपन्न हुई। ये दूसरी बात आपको पता चली, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं इन 2 स्थलों को मिलाकर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब 42 हो गई है, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और इनमें 34 सांस्कृतिक स्थलों यानी कि कल्चरल प्रॉपर्टीज़ की श्रेणी में है, जबकि 7 प्राकृतिक स्थलों यानी कि नेचुरल प्रॉपर्टीज़ की श्रेणी में है, तथा एक मिश्रित स्थल की श्रेणी है। इसके बाद कह रहे हैं कि इससे पूर्व यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को तथा गुजरात के कच्छ जिले के हड़प्पा काल के धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल जुलाई 2020, अब ये 2021 में घोषित हुआ था जुलाई में, और इसका UPSC 2022 में एक क्वेश्चन आया था, UPSC में आया था, PCS में आया था, आप देखना, ठीक है। तो ये तो चलो आपको पुराना है धौलावीरा, बट इसके बाद काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर यानी कि वारंगल में स्थित, और इसके बाद लास्ट में भी क्या शामिल हुआ, शांति निकेतन का होयसल, और इसके बाद में शांति निकेतन तथा होयसल के मंदिर। तो वही यहाँ पर ये कह रहे हैं। देखिए ये न्यूज़ भी आप सबको याद होगी, क्यों, क्योंकि ये प्रयागराज में आपने देखा कि भारतीय वायुसेना का नया ध्वज, अब ये नया ध्वज है तो इम्पॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना को उसका नया ध्वज 8 अक्टूबर 2023 को उसकी स्थापना की 91वीं वर्षगांठ पर प्राप्त हुआ। ध्वज के बारे में ना भी पूछेंगे, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इस ध्वज का अनावरण वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय में किया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे लोग स्टार लगाते हैं, कुछ भी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें कहाँ फंसाएंगे, इसमें फंसाएंगे, पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। देश की संसद के नए भवन में स्थानांतरण के लिए 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच बुलाए गए विशेष सत्र के
पहले इस सत्र में इतिहास रचते हुए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभा सहित में महिलाओं के 33% सीटें आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया, यह विधेयक नाम दिया गया, को पारित कर दिया गया। और कह रहे कि यह विधेयक मूलतः 128वां, यहाँ पर फंसाएंगे क्योंकि ये विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक था तथा अधिनियम पारित होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बनेगा। अधिनियम बना, ठीक है, बनेगा नहीं, बना, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया और इस आरक्षण के नई जनगणना व परिसीमन के बाद ही प्रभावित होने की बात अधिनियम में कही गई है तथा SC ST या OBC वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फंसाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि 106वां संशोधन अधिनियम है या संविधान संशोधन अधिनियम। विधेयक मूलतः 128वां संविधान संशोधन अधिनियम है, लेकिन जब ये, क्योंकि संविधान संशोधन तो कई सारे होते हैं लेकिन सारे के सारे अधिनियम नहीं बन पाते हैं ना। मतलब आपको पता ही है कि संविधान संशोधन किया जाता है लेकिन उसमें से कुछ अधिनियम लैप्स हो जाते हैं, कुछ बिल कहते हैं नहीं कि बिल लैप्स हो गया, तो उसकी वजह से ये डिफरेंस है। 128वां संविधान संशोधन हो जाएगा और जब ये अधिनियम बन जाएगा तो उसका नाम जो होगा वो 106वां हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लगभग आपको 8 से 10 न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट बताई ही हैं। वैसे तो बहुत न्यूज़ है पर उतनी न्यूज़ बता के क्या मतलब है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें, कई बार रिवाइज करेंगे तो आपकी एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।